स्टूडेंट्स, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग से। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है किन रीजंस की वजह से हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, मतलब अकाउंटिंग करने के पीछे हमारा मोटिव क्या है। तो इसमें बेसिकली 5 पॉइंट्स कवर होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हम अकाउंटिंग इसलिए कर रहे हैं कि एक बिजनेस के अंदर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या जो भी फाइनेंशियल इवेंट्स हो रहे हैं उनको हम एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड कर पाए, ताकि फर्दर उनमें से रिजल्ट्स को इन्फर करना इजी हो जाए। ठीक है, तो इस पॉइंट में आप कवर कर सकते हो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स प्लस उनकी रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, दिस इज आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। Second objective is to ascertain the financial performance and third is to determine the financial position। ये जो दो वर्ड्स हैं ये बहुत ही रिपीट होते हैं अकाउंटिंग के अंदर। एक है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और एक है फाइनेंशियल पोजीशन। जहां पे भी हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करेंगे वहां पे मतलब होगा प्रॉफिट और लॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और जहां पे भी हम बात करेंगे फाइनेंशियल पोजीशन की वहां पे मतलब होगा पोजीशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है, तो इन दोनों में देखते हैं। पहला, टू असर्टेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, टू डिटर्मिन द फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज द पोजीशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हो गए हमारे अकाउंटिंग के। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। हम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि जो भी हमारे रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, जो भी प्रॉफिट और लॉस है या जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, इनको हम इन्फॉर्म कर सके, कम्युनिकेट कर सके, किसको, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। उनको हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट्स दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, और ये यूजर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में जैसे ओनर्स आ गए, मैनेजमेंट आ गई, ठीक है, इंप्लॉइज आ गए। एक्सटर्नल यूजर्स में आ गए जैसे गवर्नमेंट हो गई या फिर इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है, ये लोग यहाँ पे कवर होते हैं। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इनको, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट इज टू असिस्ट द मैनेजमेंट। जब भी हम ये बात करते हैं कि मैनेजमेंट को असिस्ट करना, तो मैनेजमेंट को कैसे असिस्ट किया जाता है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके असिस्ट किया जाता है। किस चीज में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने जो भी डिसीजन लेने होते हैं उसमें अकाउंटिंग हेल्प करती है। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो गया किसका, अकाउंटिंग का। ठीक है, तो इसके साथ हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कवर हैं। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांटेजेस को। उसमें फर्स्ट एडवांटेज है रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। ये सबसे बड़ा फायदा है हमारा अकाउंटिंग का कि हमें सारा कुछ मेमोरी में स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है। प्लस हम सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख भी नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर अकाउंटिंग में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं रिकॉर्ड को, तो उसकी वजह से हमें मेमोरी में वो सारा डेटा रखने की जरूरत नहीं है। तो इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये पॉइंट यहीं से आया है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उसी में, उसमें भी ये पॉइंट था, यहाँ पे भी ये पॉइंट है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे भी हमने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करी थी, यहाँ पे भी सेम ही पॉइंट है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी कि प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द पीरियड, ये हमें पता चलता है अकाउंटिंग से। तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया। साथ ही में ये वाला पॉइंट भी इसमें कवर्ड था ऑब्जेक्टिव्स में, प्रोवाइड असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमने देखा था टू असिस्ट द मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रोवाइड असिस्टेंस टू मैनेजमेंट अगेन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। इसका मतलब ये है कंपैरेटिव यानी कि कंपैरिजन। ठीक है, किस चीज का कंपैरिजन, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक साल का जो रिजल्ट है हम उसको उसी ऑर्गेनाइजेशन के पिछले सालों के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये पॉसिबल कैसे है, अकाउंटिंग के थ्रू, क्योंकि हमने हर साल का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो हम इस साल के अकाउंटिंग डेटा को पिछले साल के अकाउंटिंग डेटा से या उससे भी पिछले साल के अकाउंटिंग डेटा से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला कंपैरिजन भी पॉसिबल है। इस कंपैरिजन को हम बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ठीक है, एक फर्म के एक साल के रिजल्ट्स को हम उसी फर्म के
डिफरेंट ईयर्स के, प्रीवियस ईयर्स के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म का कंपैरिजन का मतलब है एक फर्म को हम दूसरे फर्म के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, यानी इस फर्म के रिजल्ट्स को मैं दूसरी फर्म के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर कर सकती हूँ। एक है एक्स लिमिटेड, एक है वाई लिमिटेड, तो दोनों के रिजल्ट्स आपस में कंपेयर कैसे हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी अकाउंटिंग करी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 पॉइंट्स कवर हुए, इंटर फर्म कंपैरिजन एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये पॉइंट देखिए कैसे, जब भी हम अकाउंटिंग बनाते हैं तो यानी कि हमने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करी हुई है। जब हम अकाउंटिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होती है, मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम अकाउंटिंग डेटा को फीड करते जाते हैं, पंच करते जाते हैं, उसकी एंट्रीज करते हैं, लेजर्स बनाते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड है तो कल को कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है कोर्ट में जिसको हमें प्रूव करना हो, तो हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है अकाउंटिंग की फॉर्म में जिसको प्रेजेंट करके हम उस डिस्प्यूट में उस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो वो जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो एक तरह से एविडेंस की तरह वर्क करता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन रेजिंग लोन। देखिए ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये अलग अलग से हैं, ठीक है। तो हेल्प्स इन रेजिंग लोन, helps in settlement of tax liability, helps in sale of business and helps in decision making। ये पॉइंट तो आपको पता ही है क्योंकि ये मोर और लेस इसी से कनेक्टेड है, क्योंकि असिस्टेंस प्रोवाइड करी जा रही है मैनेजमेंट को किस चीज में, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। और सारी इंफॉर्मेशन हम मैनेजमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं अकाउंटिंग की, तो मैनेजमेंट उससे डिसीजन ले पा रही है। तो ये पॉइंट हमारा कवर्ड है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ये पॉइंट देखते हैं, रेजिंग लोन। लोन रेज करने में अकाउंटिंग डेटा कैसे हेल्पफुल होता है। जब भी बैंक्स या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशन को लोन देती है तो वो हमेशा ये चेक करना चाहती है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन कल को मुझे पैसा वापस कर पाएगी, क्या इसकी इतनी वर्थीनेस है, क्या इसको लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये चीजें कैसे पता करेगी उस बिजनेस के बारे में, उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, उसके अकाउंटिंग डेटा से, ठीक है। तो अकाउंटिंग हेल्प कर रही है, किस चीज में हेल्प कर रही है, लोन्स रेज करने में। हमारे पास जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा मेंटेन्ड है हम वो बैंक के पास लेके जाते हैं, बैंक को दिखाते हैं, बैंक उस बेसिस पे हमें लोन देगी या नहीं देगी उसका डिसीजन है, पर अकाउंटिंग एक तरह से हेल्प कर रही है लोन्स को रेज करने में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब ये कैसे, जो भी हमने अकाउंटिंग करी हुई है, ठीक है, अब जो टैक्स है, टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। टैक्स किसके ऊपर लगता है, प्रॉफिट्स के ऊपर, ठीक है। प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट होंगे, अकाउंटिंग करके, ठीक है। तो अकाउंटिंग ने इनडायरेक्टली कैसे हेल्प करी हमारी टैक्स लायबिलिटी को सेटल करने में, अकाउंटिंग से हमने प्रॉफिट निकाला और प्रॉफिट के ऊपर हम टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। तो सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, अगर अकाउंट्स नहीं बने होंगे तो हमें प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हो पाएगा तो टैक्स डिटर्मिन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेल ऑफ बिजनेस, सेल ऑफ बिजनेस में अकाउंटिंग कैसे हेल्प करती है। देखिए सपोज मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैं उस बिजनेस को सेल करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे बिजनेस की आज के रेट में क्या वर्थ है, ठीक है। वो मुझे कहाँ से पता चलेगी, अपने ही अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, कि आज की डेट में मेरे बिजनेस की नेट वर्थ कितनी निकल के आ रही है, ताकि मैं डिटर्मिन कर पाऊं कि मुझे अपने बिजनेस का सेलिंग प्राइस क्या रखना है, ठीक है। मेरे लिए जो सेलिंग प्राइस है वो जो मेरे से बिजनेस खरीदेगा उसके लिए परचेज प्राइस है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि सेल ऑफ बिजनेस में ये कैसे हेल्प करता है, हेल्प करता है टू डिटर्मिन द परचेज प्राइस या फिर सेल प्राइस ऑफ बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग, ये हमारा कवर्ड है, तो इसके साथ ही हमारे सारे एडवांटेजेस कवर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कवर करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग को लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग कहा जा सकता है। लिमिटेशंस, तो अकाउंटिंग की क्या क्या लिमिटेशंस है। तो फर्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट का मतलब ये होता है अकाउंटिंग में हमें कई कई जगह पे एस्टिमेशन के बेस पे वर्क करना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं डेटर्स की। डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको उधार पे सामान बेचा है। अब सपोज मैंने किसी को उधार पे सामान बेचा है, बहुत सारे डेटर्स हैं मेरे, तो मुझे क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग में एक प्रोविजन बनानी पड़ती है
प्रोविजन फॉर एस्टिमेटेड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ डेटर्स या लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स, ठीक है। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एस्टिमेट करना पड़ेगा कि मेरे जो डेटर्स है जिनको मैंने उधार पे सामान बेचा है उसमें से कितने चांसेस है कि पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो वो मैंने एक एस्टिमेशन लगाया। कैसे लगाया, अपनी पर्सनल जजमेंट के हिसाब से लगाया। अब मैंने हिसाब लगा लिया कि इतने लोगों को मैंने उधार पे दिया है बट उसमें से इतने नहीं देंगे, सिर्फ जितने को दिया है 5% लोग उनमें से पे नहीं करेंगे या 5% पैसा मेरे पास नहीं आएगा। अब वो मेरी पर्सनल जजमेंट है एज एन अकाउंटेंट। अगर मेरी जगह पे कोई और अकाउंटेंट होता तो हो सकता है वो एस्टिमेट करता कि नहीं सिर्फ 2% ही बैड डेट्स होंगे। तो पर्सनल जजमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि एस्टिमेशन किया जा रहा है कितना लॉस होगा बैड डेट्स पे। अब हो सकता है कि कल को बैड डेट्स हो ही ना, मतलब सारे लोग पैसे दे दे, या हो सकता है जितना एस्टिमेट किया उससे ज्यादा लोग हैं वो बैड डेट्स हो जाए, ठीक है, या फिर जितना एस्टिमेट किया उससे कम बैड डेट्स हो। तो चांसेस रहेंगे इन तीनों पॉसिबिलिटीज के। तो यहाँ पे यानी कि अकाउंटिंग में हम एस्टिमेशन के बेस पे वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है अकाउंटिंग से वो एक ट्रू पिक्चर को प्रेजेंट नहीं कर रहा, वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं कर रहा। तो ये एक लिमिटेशन बन गई अकाउंटिंग की। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्डिंग एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करना। अब क्या होता है, इसमें भी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज एक जो कंपनी है या एक बिजनेस है उसने क्या किया, लैंड ली, ठीक है, लैंड परचेज करी। अब जब उसने लैंड परचेज करी होगी तब उसका प्राइस था से 30 लाख, तो उसने अपनी बुक्स में उसको 30 लाख दिखाया लैंड को जब उसने खरीदी थी। अब जब खरीदी थी वो 5 साल पहले की बात है, आज की डेट में भी वो लैंड बुक्स में 30 लाख की ही शो हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, प्रैक्टिकली जब हमने देखा तो वो लैंड की वैल्यू 30 लाख नहीं थी, हो सकता है वो 50 लाख थी, ठीक है, 50 लाख हो गई वैल्यू, बट वो आज की डेट में भी 30 लाख की अकाउंट्स में शो हो रही है। तो एक लिमिटेशन बन गया कि जो हमने एसेट्स है उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो किया हुआ है, रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं शो किया, हमने कंसीडर नहीं किया रियलाइजेबल वैल्यू पे। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये चीज पॉसिबल भी नहीं है कि हम उसको रियलाइजेबल वैल्यू, क्योंकि रियलाइजेबल वैल्यू चेंज होती है ईयर बाय ईयर या टाइम टू टाइम, तो उस पर रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक लिमिटेशन बन गई अकाउंटिंग की। नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंट्स में बी मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेटेड का मतलब होता है गड़बड़ करना अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए उसको हिलाना अकाउंट्स को, ठीक है। तो विंडो ड्रेसिंग एक वर्ड होता है इसके लिए, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने फेवर में जो चीज आए उसके हिसाब से अकाउंट्स को छेड़ते हैं। अगर मुझे प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है तो अकॉर्डिंगली मैं अकाउंट्स को मैनिपुलेट करूंगी, अगर प्रॉफिट मुझे कम दिखाना है तो अकॉर्डिंगली अकाउंट्स मैनिपुलेट होंगे, ठीक है। तो इसको विंडो ड्रेसिंग बोला जाता है। अगर सपोज मुझे लोन रेज करना है तो हो सकता है मैं अपना प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा के दिखाना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैंने प्रॉफिट्स को बढ़ा दिया, अकॉर्डिंगली खर्चे कम कर दिए अपने, ठीक है। तो इस तरह से अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर दिया। तो ये चीज भी पॉसिबल है क्योंकि अकाउंट्स कौन बना रहा है, अकाउंटेंट बना रहा है, एक पर्सन बना रहा है, तो पर्सनल बायसनेस आना पॉसिबल है। तो ये भी एक लिमिटेशन बन गई अकाउंटिंग की। नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब होता है मनी वैल्यू में डे टू डे चेंजेस आना। मनी वैल्यू में कैसे चेंज आता है, जो करेंसी की आज की डेट में वैल्यू है वो कल कुछ और थी, आने वाले टाइम पे कुछ और होगी, ठीक है। तो उस चीज को अकाउंट्स में कंसिडर करना पॉसिबल नहीं है। अकाउंटिंग में हम जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं मनी वैल्यू में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, रुपीज में, डॉलर्स में, जो भी आपकी करेंसी है उसी में रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। बट हम इन चेंजेस को, इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को हम ये कंसिडर नहीं कर पाते अकाउंट्स में। तो ये एक लिमिटेशन बन जाती है अकाउंटिंग की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोर्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। हम अकाउंट्स में सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। जिनको हम मनी वैल्यू में मेजर कर सके सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस कंसिडर होती हैं। कुछ भी नॉन मॉनेटरी, कुछ भी नॉन फाइनेंशियल नहीं आता, कुछ भी क्वालिटेटिव नहीं आता। जैसे कि एग्जांपल ऑनेस्टी ऑफ वर्कर्स, कुछ वर्कर्स है बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, तो उनके उस डेडिकेशन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम क्वालिटेटिव डेटा को कंसिडर नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये हमारी लिमिटेशंस बन जाती है अकाउंटिंग की। तो इसके साथ ही हमारा ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये तीनों टॉपिक्स यहाँ पे कवर होते हैं अकाउंटिंग के।